नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों, अब सबको पता है कि हमारे लाइफ में एक मेडिक्लेम पॉलिसी या फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का कितना बड़ा अहमियत है। फिर भी दोस्तों काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं। इसका सबसे बड़ा वजह है लैक ऑफ नॉलेज। दोस्तों, अब जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करने जाओगे, आपको किसी इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ता है, पर उनके पास काफ़ी सारे पैकेजेस हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस है, काफ़ी सारे प्लान है, पर आपको वो पॉइंट नहीं पता जिस पॉइंट के बेसिस में आपको एक पैकेज चूज करना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का हमारे लाइफ में, और डिस्कस करेंगे वो पॉइंट जो आपको याद रखना है जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदने जाए। तो फिर दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए पर्सनल फाइनेंस, इनकम टैक्स, जीएसटी का वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, क्यों इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लाइफ में? इसके लिए दोस्तों 3 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। दोस्तों, हेल्थ केयर फैसिलिटी काफ़ी अच्छा हो रहा है और साथ ही साथ इसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, और अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज है तो आप इस कॉस्ट के साथ फाइट कर सकते हैं। नंबर 2, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। जब भी हेल्थ केयर का बात आता है, सबसे पहले हम लोग क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, और अच्छा क्वालिटी का हेल्थ केयर सर्विस आपको मिलेगा किसी अच्छे जगह पे, जहाँ पे आपको कॉस्ट भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए चाहिए अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज। नंबर 3, प्रेजेंट इनकम सिचुएशन। दोस्तों, आजकल का जो जॉब है उसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, आज है कल नहीं है। और दोस्तों आज का सिचुएशन देखिए, लॉकडाउन में हूँ, बिजनेस बंद है, किसी का जॉब चला गया है, और अगर अभी किसी का तबीयत खराब हो जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे अगर एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास तो आप फाइट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक और पॉइंट है जो हमने इंक्लूड नहीं किया, वो है सेक्शन 80D टैक्स का डिडक्शन। पर दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको पैसा तो वापस नहीं मिलेगा, पर जो वैल्यू मिलेगा वो पैसे से काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अब दोस्तों डिस्कस करेंगे वो सारा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदने जाए। सबसे पहले आपको तय करना है आप कौन सा प्लान लेंगे, इंडिविजुअल या फिर फैमिली फ्लोटर। इंडिविजुअल प्लान क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, ये जो प्लान है ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन का ही कवरेज देता है, पूरे एंटायर फैमिली का नहीं। और ये थोड़ा डिफरेंट है फैमिली फ्लोटर, इसमें एक ही प्लान में पूरे के पूरे फैमिली मेंबर्स का कवरेज मिल जाता है, जिसका नाम आप इंक्लूड करेंगे। पर एक चीज़ याद रखिए, प्रीमियम जो तय होता है फैमिली फ्लोटर प्लान में वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ द एल्डेस्ट मेंबर। जिनका उम्र सबसे ज़्यादा है उनका एज के ऊपर ही प्रीमियम तय होगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। कवरेज ऑफ गुड हॉस्पिटल्स एज पर रिक्वायरमेंट। दोस्तों यहाँ पे आपको एक छोटा सा होमवर्क करना है जो काफ़ी एसेंशियल है। एक बात सोचिए, अगर अभी कोई तबीयत खराब हो जाए आपको या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर को, तो आप क्या करोगे? आपके नज़दीक में जो बेस्ट हॉस्पिटल आप तो वहीं पे लेके जाओगे, वहाँ पे जाके देखते हो जो आपका मेडिकल पॉलिसी है उनके साथ उन हॉस्पिटल का कोई टाई अप नहीं है, फिर दोस्तों आपको आपके पॉकेट से पैसा पेड करना पड़ेगा। इसलिए एक होमवर्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनाना है, और उस लिस्ट में उन सारे हॉस्पिटल का नाम लिखना है जहाँ पे जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप जाओगे, चाहे वो आपके एरिया में हो, स्टेट में किसी जगह हो, या फिर स्टेट के बाहर हो। फिर दोस्तों आपको चूज करना है टॉप 5 और 6 हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर का नाम, जिनके साथ उन हॉस्पिटल्स का जो आपके लिस्ट में है टाई अप है। फिर जो मैं चेक लिस्ट बताऊँगा या फिर पॉइंट बताऊँगा अभी, उसके साथ कंपेयर करना है उन टॉप 5 में से आपके लिए बेस्ट कौन है। दोस्तों यहाँ पे चूज़ आपको करना है, मैं सिर्फ आपको पॉइंट बताऊँगा या फिर रास्ता दिखाऊँगा। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो ला पाऊँगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वेटिंग पीरियड। दोस्तों वेटिंग पीरियड क्या होता है? सोचिए आज आप कोई पैकेज खरीदे, पर दोस्तों ऐसा नहीं कि कल ही आप क्लेम कर लिए आपको पैसा मिल गया। एक टाइम आपको वेट करना पड़ता है दोस्तों, इसे कहते हैं वेटिंग पीरियड। जैसे इनिशियल वेटिंग पीरियड, जब भी आप कोई पैकेज लो कि आपका जो पहला 30 दिन है उसमें आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, अगर क्लेम भी करते हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। बस अगर आपको एक्सीडेंट होता है तो उसके ट्रीटमेंट में जो खर्चा होगा वो आप क्लेम कर सकते हैं। फिर दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड, दोस्तों इसके लिए आपको 4 साल वेट करना पड़ता है। दोस्तों फिर आता है मैटरनिटी कवर वेटिंग पीरियड, इसके लिए 3 से 4 साल वेट करना पड़ता है।
4 साल बाद ही ये इस तरह का कोई पॉलिसी अगर है तो आपको इसका क्लेम का पैसा मिलेगा। फिर दोस्तों न्यू बॉर्न बेबी, इसके लिए 90 दिन का वेटिंग पीरियड है दोस्तों। तो ये सारा चीज़ आपको जानना पड़ेगा जब भी आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज चूज करने जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और भी सारा पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ये क्या होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब भी आप कोई इंश्योरेंस पैकेज खरीदने जाए, आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का लिस्ट उनके सामने रख दे दोस्तों। ये क्या होता है, सोचिए आज आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको चेकअप किया और प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप डायबिटीज के पेशेंट हो। अब 3 महीने बाद आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज चूज कर रहे हो। अब डायबिटीज हो गया आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज चूज करने से पहले से ही जो डिजीज आपका ऑलरेडी है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसका एक वेटिंग पीरियड है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। किसी किसी के लिए 2 साल, किसी किसी के लिए 4 साल, मैक्सिमम किस पे दोस्तों 4 साल ही होता है। तो 4 साल आपको वेट करना है और 4 साल बाद ही आपको इसका पैसा मिलेगा अगर आप क्लेम करते हो तो। दोस्तों इसको छुपाएगा मत, क्योंकि अगर बाद में अगर पता चलता है कि आप छुपाए हो और ये डिजीज आपको पहले से था, तो दोस्तों आपका क्लेम का एक भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करने जाओ, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, एक बात का ध्यान हमेशा रखना, रूम रेंट सब लिमिट। अब ये रूम रेंट सब लिमिट है क्या दोस्तों, हर एक इंश्योरेंस कंपनी रूम रेंट के लिए एक लिमिट तय कर लेता है। अब वो लिमिट चाहे वो एक फिक्स्ड अमाउंट हो सकता है या फिर एक परसेंटेज हो सकता है, वो सम एश्योर्ड के ऊपर। अब दोस्तों रूम रेंट सब लिमिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों एक रूम रेंट इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूं। आप खुद सोचिए, एक हॉस्पिटल का बिल एसी रूम में ज्यादा होता है कि जनरल वार्ड में। डॉक्टर जब विजिट करता है तो एसी रूम में ज्यादा फीस लेता है कि जनरल वार्ड में ज्यादा फीस लेता है। दोस्तों हॉस्पिटल का पूरा खर्चा, टोटल मेडिकल कॉस्ट डिपेंड करता है आप जो रूम चूज कर रहे हो उसके ऊपर। मगर दोस्तों इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपको उतना ही पे करेगा जितना आपके एग्रीमेंट में है। और अगर आप कोई ऐसा रूम चूज करते हैं जिसका रेंट एग्रीमेंट से ज्यादा है, तो आपके क्लेम का एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही वो लोग आपको पे करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। सोचिए जो लिमिट फिक्स्ड हुआ है वो है 2% ऑन सम एश्योर्ड और आपका सम एश्योर्ड है 4 लाख। तो फिर पर डे रूम रेंट कितना हो गया 4000। और आपने एक ऐसा रूम चूज किया जिसका रेंट 4000 है या इससे कम है, और आपका टोटल खर्चा हुआ 1.5 लाख, मेडिकल बिल हुआ 1.5 लाख। तो दोस्तों आपको पूरा का पूरा 1.5 लाख ही आपको मिल जाएगा क्लेम का। मगर आप एक ऐसा रूम चूज किए जिसका रेंट है 5000, मतलब लिमिट से ज्यादा, तो आपको आप पूरा क्लेम नहीं मिलेगा दोस्तों, पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। आपको एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलेगा, वो है 1.5 लाख इंटू 4000 बाई 5000, मतलब 1,20,000। दोस्तों आप देख सकते हैं 1000 पर डे बढ़ने से आपका कितना लॉस हो गया, क्लेम का कितना अमाउंट आपको नहीं मिला। तो दोस्तों इसलिए जब भी आप कोई भी पैकेज खरीदने जाओ, प्रोवाइडर से पूछो कि रूम रेंट का सब लिमिट क्या है। अगर आपको सुइटेबल लगे तभी आप उसको खरीदो, वरना मत खरीदो। और सबसे बेहतर यही है कि आप कोई ऐसा पैकेज ढूंढो जिसमें रूम रेंट का कोई भी सब लिमिट नहीं है। हाँ दोस्तों, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा लगेगा, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। दोस्तों अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा, कोपे एंड डिडक्टिबल। दोस्तों कोपे क्या होता है, इसमें एक फिक्स्ड परसेंटेज तय होता है जो आप पे करोगे और बैलेंस अमाउंट पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी। फॉर एग्जांपल आपके साथ एग्रीमेंट हो गया कि 10% आप पे करोगे और बाकी 90% पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी। अब मेडिकल बिल हो गया 1 लाख, तो 10,000 आप पे करोगे और 90,000 पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी। और अगर मेडिकल बिल 10,000 होता है तो 1,000 आप पे करोगे और 9,000 पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी। मगर यहाँ पे जो डिडक्टिबल टर्म है ये थोड़ा दूसरा है। यहाँ पे दोस्तों अमाउंट फिक्स्ड होता है, परसेंटेज नहीं। वो अमाउंट आपके साथ एग्रीमेंट हो जाएगा, वो अमाउंट फिक्स्ड हो जाएगा। और अगर सबसे पहले आपको वो अमाउंट पे करना है, उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी। ये जो डिफरेंस इसको समझिए दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ एग्रीमेंट हो गया 30,000 का जो डिडक्टिबल है आप पहले पे करोगे। अब बिल हुआ 50,000, तो 30,000 आप पे किए, 20,000 पे किया इंश्योरेंस कंपनी। पर अगर बिल होता है 25,000 का
तो इंश्योरेंस कंपनी एक भी पैसा नहीं देगा, आपको आपके पॉकेट से वो देना पड़ेगा। इसलिए जब भी कोई पैकेज खरीदने जाए तो सबसे पहले इनसे पूछिए कि उनका टर्म्स क्या है, कोपे का टर्म्स क्या है और डिडक्टिबल का टर्म्स क्या है। उसके बाद जान के ही उस पैकेज को खरीदने के बारे में सोचे दोस्तों। क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये क्या होता है दोस्तों? ये इंडिकेट करता है कंपनी का परफॉर्मेंस। किस कंपनी का? जो कंपनी इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप जब कोई पैकेज खरीदोगे तो आप किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास से ही खरीदोगे। अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो फिर उनसे पैकेज लेकर क्या फ़ायदा। अब दोस्तों इसका ये रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है? नंबर ऑफ क्लेम सेटल्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लेम रिसिप्ट इनटू 100। फॉर एग्जांपल, एक सर्विस प्रोवाइडर जो इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके पास 100 क्लेम आया। अब उसमें से वो 85 क्लेम का सेटलमेंट कर दिया, 15 या तो पेंडिंग में पड़ा हुआ है या फिर कैंसिल हो गया है। तो फिर उसका CSR मतलब क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना हो गया? 85। अब जिसका 90 है मतलब वो 90 के सेटल किया है। अब जिसका 40 है मतलब वो सिर्फ 40 के सेटल कर पाया है, बाकी 60 या तो पेंडिंग में है या फिर कैंसिल हो गया है। तो फिर दोस्तों जिसका CSR कम है, 40 है, 30 है, उसके पास से दूर रहिए, क्योंकि आपको फिर दिक्कत होगा उनसे पैसा निकालने में। इस बात का ख्याल रखिएगा दोस्तों। हायर CSR इंडिकेट करता है कि कंपनी अच्छा काम कर रहा है। इनकर्ड क्लेम रेशियो दोस्तों, ये रेशियो भी कंपनी का परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है। और ये कैसे कैलकुलेट होता है? द अमाउंट ऑफ क्लेम पेड डिवाइड बाय द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसिप्ट इनटू 100। मतलब कंपनी कितना क्लेम का अमाउंट पे कर रहा है और कितना प्रीमियम वो रिसीव कर रहा है, उसी का रेशियो है इनकर्ड क्लेम रेशियो। अगर किसी कंपनी का ICR 100 से ज़्यादा है मतलब वो प्रीमियम जितना रिसीव कर रहा है उससे ज़्यादा वो क्लेम का अमाउंट पे कर रहा है, मतलब कंपनी लॉस में रन कर रहा है। अगर किसी का ICR 50 से कम है मतलब वो सिर्फ अपना प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है दोस्तों। वो प्रीमियम जितना रिसीव कर रहा है पर जब क्लेम का अमाउंट पे करने का टाइम आता है वो डिले करता है। अगर किसी कंपनी का ICR 70 से 90% है मतलब वो कंपनी ठीक ठाक काम कर रहा है, वो प्रॉफिट भी कर रहा है और क्लेम का अमाउंट भी पे कर रहा है। तो दोस्तों जब भी आप कोई कंपनी चुने उसका ICR भी बढ़िया से देख ले। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ये क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले प्री, मेडिकल चार्जेस बिफोर हॉस्पिटलाइज्ड। आप हॉस्पिटलाइज होने से पहले जो जो खर्चा किए हैं उसे कहते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। पर दोस्तों यहाँ पे एक डेट फिक्स्ड है, आप जब भी हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं उससे पीछे का 30 दिन का ही डेट पकड़ा जाएगा। उसके पीछे का 30 दिन तक जो भी आप एक्सपेंसेस किए हैं उसे कहा जाएगा प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। और यहाँ पे उसके बाद आता है दोस्तों पोस्ट एक्सपेंसेस। ये क्या होता है? मेडिकल चार्जेस आफ्टर डिस्चार्ज होने के 60 दिन तक जो जो खर्चे आप किए हैं उसे कहते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। और इसका एक लिस्ट होता है, इसका एक डिटेल होता है आपके इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर के पास, उनसे आप पूरा जानकारी ले लें, क्योंकि जब भी आप इसका क्लेम करोगे आपको इसका प्रॉपर बिल देना पड़ेगा, ओरिजिनल बिल देना पड़ेगा, डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इसका क्लेम मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए इसका जो प्रोसीड्यूर है इसके बारे में पूरा जान ले आपके सर्विस प्रोवाइडर से। दोस्तों अब आता है कैशलेस और रिइंबर्समेंट, कौन सा पॉलिसी आप चूज करें। दोस्तों रिइंबर्समेंट में क्या होता है? इसमें आप ट्रीटमेंट लेते हो, फिर बिल खुद पॉकेट से पे करते हो, फिर आप क्लेम करते हो और फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको रिइंबर्स कर देता है। मगर यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत का बात यही है कि अमाउंट जितना भी हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, आपको पहले पॉकेट से पे करना पड़ता है। मगर दोस्तों कैशलेस में ऐसा नहीं होता है। कैशलेस में इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली वो पैसा हॉस्पिटल को पे कर देता है और ये काफ़ी हेल्पफुल है। मगर इसके लिए कुछ पेपर वर्क करना पड़ता है, कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है। इसके बारे में दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों हमेशा कैशलेस पॉलिसी ही लीजिए, कैशलेस पैकेज चूज कीजिए और इंश्योरेंस प्रोवाइडर से पूछिए क्या इस पैकेज में कैशलेस फैसिलिटी है। अगर है तभी लीजिए, वरना मत लीजिए दोस्तों। प्रीमियम दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ टाइम के लिए प्रीमियम फिक्स्ड होता है, पर हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। आपका एज के हिसाब से वो बढ़ता रहता है। इसलिए आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से पूरा का पूरा चार्ट देख लीजिएगा कि कौन से एज में आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, तो फिर आपको प्लानिंग करने में आसानी होगा दोस्तों। परमानेंट एक्सक्लूजन दोस्तों ये क्या होता है?
ऐसा काफ़ी सारा मेडिकल एक्सपेंसेस है जो आप करते हो पर उसका क्लेम आप नहीं कर सकते। वो सारा मेडिकल एक्सपेंसेस परमानेंट एक्सक्लूशन के अंडर में आता है दोस्तों। जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी, इंजुरीज फॉर सुसाइड अटेम्प्ट, आप सुसाइड करने गए, चोट लगा, खर्चा किए पर आप क्लेम नहीं कर सकते। HIV एड्स, डेंटल ट्रीटमेंट, हेयरिंग ट्रीटमेंट, काफ़ी बड़ा लंबा लिस्ट है। इसलिए जब भी आप कोई पैकेज चूज करने जाए तो सबसे पहले वो लिस्ट आप मांग ले आपके सर्विस प्रोवाइडर से। उसके बाद ध्यान से आप देख ले कि कौन सा आइटम है, कौन सा एक्सपेंसेस है जो कि परमानेंट एक्सक्लूशन है दोस्तों अब आता है मिसलेनियस चार्जेस। ये बात सही है कि दोस्तों आपका जो मेडिकल बिल होगा उसका पूरा का पूरा क्लेम आप कर सकते हो, मगर ऐसा काफ़ी सारा एक्सपेंसेस है जिसका मतलब कवरेज आपको नहीं मिलेगा, आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगा। फॉर एग्जांपल एक्सरे चार्जेस, सर्जिकल इक्विपमेंट, फिर आप अगर पेशेंट और आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर है उसका जो रहने का खर्चा वहाँ पे है, वो सब चार्जेस आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगा। ये सारे एक्सपेंसेस के बारे में दोस्तों आपको पता करना है, उसका लिस्ट लेना है और फिर जान लेना है कि कौन से चार्जेस है जिसका कवरेज आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगा। स्विच फ्रॉम वन प्रोवाइडर टू अनदर। दोस्तों आप अपना इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर चेंज कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको कुछ जो रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या रूल है, आप जब नए प्रोवाइडर को अप्लाई करोगे तो उसके लिए जिस दिन आपका इंश्योरेंस सर्विस का पैकेज का ड्यू डेट है, मतलब आपका रिन्यूअल का डेट है, वो एक्सपायरी हो रहा है, ठीक उससे 45 डेज पहले आपको नए प्रोवाइडर को अप्लाई करना है और नया प्रोवाइडर आपको 15 डेज के अंदर आपको आंसर देगा कि हाँ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर आपको फिर जो पुराना वाला है उसी के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। अब दोस्तों जब अप्लाई करोगे तो जिस सर्विस प्रोवाइडर का अभी आपका काम चल रहा है उसका नाम आपको, उसका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। अब दोस्तों आता हूँ वेटिंग पीरियड। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक वेटिंग पीरियड होता है, इनिशियल वेटिंग पीरियड, फिर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। ऑलरेडी अगर आप पुराने सर्विस प्रोवाइडर के साथ वो सारा वेटिंग पीरियड पार कर चुके हैं तो फिर नए प्रोवाइडर के साथ कोई भी उस तरह का वेटिंग पीरियड आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दोस्तों एक अच्छा पॉइंट है और इसके बारे में ध्यान से देखिएगा और जो प्रोसीड्यूर है उसको फॉलो कीजिएगा दोस्तों। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और जो पॉइंट मैं बताया है उसको एक बार और देखिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को ये काम आएगा तो शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।